किसी की हत्या की गिरफ्तारी के लिए धरना, कहीं भर्ती रद्द करवाने के लिए धरना, कहीं भर्ती स्थगित करवाने के लिए धरना, कहीं रिवोल्यूशन बंद करवाने के लिए धरना। नमस्कार साथियों। साथियों की आप लोगों को पता है कि अभी राजस्थान में क्या चल रहा है। अभी राजस्थान में किसी प्रकार का कोई डिव्यू नहीं चल रहा है। अभी राजस्थान में चल रहा है धरना, केवल और केवल धरना। किसी की हत्या की गिरफ्तारी के लिए धरना, कहीं भर्ती रद्द करवाने के लिए धरना, कहीं भर्ती स्थगित करवाने के लिए धरना, कहीं रिवोल्यूशन बंद करवाने के लिए धरना। कुछ इस कदर सरकार आई है, कुछ इस कदर अच्छे दिन आए हैं कि धरने के अलावा राजस्थान के पास कुछ बचा ही नहीं है। आज राजस्थान के लोग, राजस्थान की जनता अपने जिंदगी के अहम पल, अहम क्षण जीने की जगह धरने को समर्पित कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसे के पीछे एक ही वजह जो अब सबको पता है, पर्ची वाली सरकार। पर्चियां इतनी बिखरी है कि अब धरना दे दे के हर पर्ची को समेटा जाना। अपन कवर करेंगे अभी जो वो चीजें चल रही है। सबसे पहले अपना जो अपनी भी बहुत बड़ी पीड़ा है, रिवॉल्यूशन वाला वीएमओ में। इधर तो वैसे भी कोई धरना देने वाला है नहीं, धरने की जरूरत है लेकिन देने वाले है नहीं, क्योंकि जो बड़े हैं वो भी मिले हुए हैं। मामला आरयू में चल रहा है। उल्टा बंद करने की जगह, दोषियों पे कार्रवाई करने की जगह क्या क्या जा रहा है आपको बताइए। दूसरी तरफ धरना चल रहा है एसएमएस के बाहर। एक किसान का बेटा डॉक्टर की पढ़ाई करा, 8-10 साल जिंदगी के समर्पित किए और एक थीसिस सबमिट करने के चक्कर में उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि बेचारे ने सब कुछ छोड़ते हुए साल पास खा लिया। पर सरकार को खास इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि टीडी दल की तरह बहुत सारी जनसंख्या है। एक दो टीडियां की तरह मर जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। जो एक जान गई है, अगर वो जान रहती तो अपनी जिंदगी में 100 से 200, 400, हजारों लोगों की जान बचा सकता था, क्योंकि वो डॉक्टर था। हमारे इस चीज की अहमियत नहीं होती, हमारे बस गिनती गिनी जाती है। नॉट ऑन क्वालिटी, वी फोकस ऑन क्वांटिटी। इसी के साथ पशु परीक्षण की स्कोर कार्ड आ गए हैं, आपने देखे होंगे किस कदर की कपड़ाबाजी है। एक चीज ये बार बार स्टूडेंट को मिसलीड करने के लिए की कही जा रही है कि जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला सही है, वो फॉर्मूला बोर्ड द्वारा वैध है, लीगल है, साइंटिफिक है। ये सारी भ्रामक बातें हैं, क्योंकि पहली बात तो साइंटिफिक फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि एक वेरिएबल आपने, अभी तक मैंने पहले भी कहा, कांस्टेंट नहीं किया है। 2 वेरिएबल का साइंटिफिक फॉर्मूला आपने पहला बनाया दुनिया में। दूसरी चीज की लीगल है। सर लीगल है पर प्रोसेस पूरी नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्वतंत्रता का अधिकार के अनुसार मेरे को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, मैं उसको पूरा पढ़ गई नहीं हूं, और आलोक राज जी को या किसी बोर्ड सदस्य को मेरी जो अंदर की अभिव्यक्ति कर रहा हूं, कुछ भी उल्टी सीधी गालियां बोल रहा हूं, वो लीगल हो गया। नहीं, अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसका मतलब ऐसे नहीं है किसी को गाली देंगे अपन, तो ये फिर लीगल कैसे हो गया? अधूरा प्रोसेस अपना दिया और गुमराह करे जा रहे हो। लीगल है, लीगल है, पूरा तो कर लेते कम से कम। 2 वेरिएबल फिर मान निकला यार, बस लीगल है। और दूसरा अभी याद आया, बुद्धि सागर जी, राजस्थान की कानून व्यवस्था देश की पहली ऐसी कानून व्यवस्था है जिसमें लोग इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। इसके लिए इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि चोर होने के बाद साहूकारों जैसा व्यवहार करते हैं कि फलाना एमएलए, फलाना एमपी अपनी कुर्सी छोड़ के री चुनाव में आ जाए, अगर वो जीत जाए तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। भाई साहब, हनुमान जी बेनीवाल दूसरी बार सांसदी ले पाए नहीं ले पाए, ये एक अलग बात है। क्या आपका जो ये बेटा है लाल, जिसको आपने 10-15 लाख में 19वीं रैंक दिलवाई है, क्या ये पहली रैंक वापस रैंक ला सकता है? अगर ये 19वीं रैंक वापस ले आए तो हनुमान जी को भी री चुनाव करवा देंगे।
मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, वैसे इसकी जरूरत पड़े ही नहीं, क्योंकि जैसे आपके कर्म है नौकरियां ऑलरेडी छिन जाएगी, आने वाली पीढ़ियों की भी छिन जाएगी। अजीब ही पूरा माजरा चल रहा है। और वही हाँ, बुद्धि सागर जी और भी कई लोग हैं जो ऐसे, एक किरोड़लाल मीणा की जब धरना चला तभी 2000 ऐसे ही आंदोलन, वो जो बाद में पकड़े गए। और तीसरी और अहम चीज, स्थगित वाले धरने, स्थगन वाले धरने है ना, जो भी, पहली चीज तो ये स्थगन कहीं से भी छात्रों की पीड़ा नहीं है, हो सकती है, लेकिन एक स्टूडेंट को ये चीज भी इन माइंड रखनी चाहिए कि इसको आप अगर करवा भी लिया स्थगन तो आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। जैसे बात करूं, आप वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूं, हम दोनों अगर मान लो आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आप मेरे से तैयारी में एडवांस हो और धरना वरना देके अपने को 2 महीने का टाइम मिल गया, उसके बाद आप 2 महीने में, मैं 2 महीने में आप, ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 साल में कुछ नहीं कर पाया, 2 महीने में सारे पार्ट इधर उधर कर दूंगा। एडवांस है वो एडवांस ही रहना है, लगना वही है जो अभी लगेगा, जॉब उसी को मिलनी है जो पिछले काफी लंबे 1-2 महीने से तक तो नहीं पलटे जाते। लेकिन होता क्या है, ये करोड़ों का बिजनेस है। अगर कोई भी एग्जाम 1 महीने भी लेट होता है तो उसमें कम से कम हजारों तो नहीं कहते, सैकड़ों करोड़ों का बिजनेस चल जाता है, कोचिंग का। और ये जो हॉस्टल्स हैं, इनका हॉस्टल्स और लाइब्रेरी, कोचिंग में भी ऐसा नहीं कि आपकी गांव वाली कोचिंग है, आपके गांव वाली हॉस्टल है, नहीं, उनका नहीं। कई ऐसे हॉस्टल ग्रुप हैं, कई ऐसे कोचिंग ग्रुप है, कई ऐसे लाइब्रेरी ग्रुप है जिनके 50-50, 100-100, 200-200 सेंटर्स खुले हुए हैं, उनको बड़ा प्रॉफिट होता है। इसीलिए व्यवस्था ये की जाती है, आपने आपके सामने वीडियो आ ही चुका होगा कि फंड खा गए, ये खा गए, वो खा गए, खाया तब आया, तब खाया ना, तो वो आया कहाँ से, क्यों आया? बेसिकली वो फंड आया है जो कोचिंग के जो संघ है, लाइब्रेरियों के जो संघ है, लाइब्रेरी में वैसे आप सोचो कितनी कमाई होती है, लेकिन ऐसे ऐसे ग्रुप भी हैं जिनकी 50-50, 100-100 लाइब्रेरियाँ चलती है, जो पीजी वाले संघ है, जो ऐसे ऐसे ग्रुप हैं, वो फंड देते हैं कि आप फंड लो और ऐसा कोई आंदोलन करो। और कई बार तो हद तक हो जाती है जब वो फंड आंदोलनकारियों के पास पहुंचता पहुंचता कई बार बोर्ड के पास भी पहुंच जाता है, ऐसा मेरे को शक है। इस पे अपन बात करेंगे कि क्या हो सकता है ऐसा। तो उससे क्या होता है कि अगर 1-2 महीने भर्ती लेट हुई तो पीजी जम के चलेगी, कोचिंग जम के चलेगी, लाइब्रेरी जम के चलेगी, आपका पैसा आपसे लूटा जा रहा है, आपसे लूट के ये ले रहे हैं, इसी पैसे को वापस जो बेरोजगार युवा नेता बने घूम रहे हैं उनको दिया जाता है स्थगित करवाने के लिए। परेशान आपको क्या जा रहा है, वैसे आपको प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है ना भाई। जो एडवांस है वो एडवांस है, चाहे आप 10 साल का टाइम दो। और एक चीज और, जो एडवांस है वो तो ऑलरेडी तैयारी में बैठा है, जिसको पता है कि अपन लगने तो नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई प्री तो क्लियर है, लगना अपना है नहीं, तैयारी अपनी है नहीं, कुछ नहीं तो एक बार थोड़ा फंड से भी कुछ ले लिया जाए। ऐसे ऐसे लोग बैठ जाते हैं इकट्ठे होकर। दूसरी चीज ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम है, नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है ये खत्म नहीं होना, ये चलेगा। इसको खत्म करने का सिर्फ अपने पास एकमात्र ही टूल था, वो था सीईटी। ये एक अच्छा टूल था खत्म करने का। ये हर एग्जाम के लिए, एक प्री एग्जाम के लिए के तौर पे अपन ले सकते थे कि भाई हर एग्जाम का प्री एग्जाम सीईटी में जो एलिजिबल है वो ही आगे आएंगे। और वैसे होता ही ऐसा है कि जो सीईटी के नंबर के अनुसार 15 गुना लोग हैं ना, उसमें से ही पोस्टें मिलती है। ऐसे कोई बिल्कुल नीचे से टॉप पे नहीं जा सकता, इतना सब समझते हैं। कई कहते हैं कि हमने सीरियस नहीं लिया, तुम सीरियस लेके भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक। जो टॉप 15 गुना में आते हैं किसी भर्ती के लिए, वही टॉप सिलेक्टेड में आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एट लास्ट वाला एट टॉप पे आता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा केवल बोर्ड वाले, बोर्ड में एग्जाम में जो होते हैं ना 8, वो कंपटीशन में 8 टॉप है। लेकिन कंपटीशन, सीईटी भी कंपटीशन है, राजस्थान पुलिस भी कंपटीशन है। अब इसमें आप दिमाग में ये रख लोगे कि 40% वाला जो 80-90% नंबर आए हैं उसको कवर करेगा या उसको ओवरटेक करेगा, दिट इज नॉट पॉसिबल। तो सीईटी अगर 15 गुना वाले सिस्टम पे रहती तो क्या होता, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम सीधा खत्म, ये हर एग्जाम का प्री एग्जाम हो जाता। उसके बाद रिजल्ट आने में आसानी से रिजल्ट आ जाता, पूरी पारदर्शिता के साथ, नॉर्मलाइजेशन में कोई लफड़ा ही नहीं।
लेकिन इसको करवा के, टाइम बर्बाद करके, संसाधनों की बर्बादी करके इसकी भी दुर्दशा कर दी गई कि सीईटी को 40% पे पास कर दिया जाए। तो भाई 35% से तो ये बोर्ड में पास ही थे बंदे, क्यों टाइम खराब किया, क्यों संसाधनों की बर्बादी की। अब इसमें भी 8-10 लाख पास हो गए, अब इन 8-10 लाख का वापस एग्जाम होगा तो करो नॉर्मलाइजेशन, फिर इसका बेनिफिट ही क्या है भाई। 17 लाख का आप पहले एग्जाम करवा रहे हो, इसमें 7-8 लाख बच जा रहे हैं, उनका आपको री एग्जाम वापस, किसी भी हर एग्जाम में आपको वापस बिठाना पड़ रहा है, तो फिर इसका तो प्रयोजन ही खत्म हो गया। इसको रीट की तरह अगर 60% रखते या 15 गुना वाली रखते, अब ऐसा अगर सही था तो फिर रखा क्यों नहीं, इस बात पे आते। देखो रखने से क्या होता है मैं बताऊं, वापस ये कोचिंग वाले, ये लाइब्रेरी वाले, वैसे लाइब्रेरी वाले तो बेचारे वैसे ही बदनाम है, स्पेशली कोचिंग वाले, जो ऑनलाइन कंपनियां चल रही है, हॉस्टल के जो बड़े बड़े ग्रुप चल रहे हैं, इसके पीछे भी उनका ही हाथ है, उनका ही फंड आया है। जो ये क्रांतिकारी युवा नेता घूम रहे हैं इनके पास उनका ही फंड आया कि सीटी से माइनस मार्किंग की हटवा दो, सीटी को 40% भी ला दो। और इसमें तो मेरे को यहाँ तक शक है कि इसमें तो फंड बोर्ड तक भी पहुंचा होगा, शायद तक कुछ कर्मचारियों तक पहुंच सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ ये, क्योंकि ऐसा ही है, अभी कल आप बोल दो कल आगे चीजें हो जाए, लेकिन शायद ऐसा लगता है, क्योंकि बोर्ड वरना इतनी आसानी से बातें मानता नहीं है। पशु परिचर में फॉर्मूला चेंज करने को कह रहे हैं, कई चीजें कह रहे हैं, कोर्ट में एंटी लड़ रहा है, और इसमें थोड़ा सा ट्यूटर ट्रेंड चला कि माइनस मार्किंग हटाओ, लो सर हटा दी। थोड़ा सा ट्यूटर ट्रेंड चला कि 40% पे पास करो, लो जी पास कर दिया। ये इतनी चीजें आसान हुई तो कहीं ना कहीं इनमें गड़बड़ी है, नहीं तो इतना आसान करने वाला तो फिर पशु परिचर पे भी ध्यान देता बोर्ड। आसान हुई तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ शक होता है, अब है नहीं है वो आगे की बात। अब सर कोचिंग वाले ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने का मेन रीजन है कि मान लो अगर पुलिस में अभी सिटी में कितने हैं, 8 लाख पास हो रहे हैं, मेरे को ये रो डाटा बता रहा हूँ, मेरे को एक्चुअल स्टेटिक डाटा में देख के आया नहीं, ठीक है, 8 लाख मान लो पास हो गए। अगर ये 15% वाले रूल पे होता या 15 गुणे वाले रूल में होता तो उसमें क्या होता कि मान लो 5,000 कांस्टेबल की भर्ती आई है, उसमें 15 गुना 75,000 स्टूडेंट बिठाए जाते थे, और इसमें 8 लाख में से अगर 6 लाख बैठ गए। अब इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि अगर सीटी 15 गुना वाले सिस्टम पे होती और ये संख्या बैठती तो कोचिंग वाले लगभग 5,25,000 के आसपास कस्टमर खो देते, और वो नहीं चाहते थे कि इतने कस्टमर उनके हाथ से निकल जाए। मेन खेल समझो पीछे का, कोचिंग वाले जो भी ग्रुप हैं वो किसी हालत में नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से 5,25,000 कस्टमर निकल जाए। 5,25,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, अगर 100 रुपए की फीस भी ली जाए तो 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है, करोड़ों में जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता, 5 भी फिर भी कम ही होगा शायद। तो ये चाल वहां चली गई, यहाँ फंड देके तुम वहां धरना करो, तुम यहाँ करो, वो करो, कुछ भी करके इसको करो, क्योंकि वैसे लगने वाले तो ये 75,000 ही है, ये बाकी 5-25 का कोई पता ही नहीं है। लेकिन ये बैंकर्स हैं भाई साहब, एक वेब सीरीज में कहा भी गया है कि जो टॉप के हैं वो रैंकर है, बाकी के बैंकर है। तो कोचिंगों को ये शक था, ये डर था कि कहीं बैंकर्स ना खो जाए, तो बैंकर्स नहीं खो जाए, इसके लिए 40% पे सबको पास ही करवाया ना। सीईटी से कोचिंग वालों को ये डर था कि भाई अगर बंदे 15 गुना पास होंगे तो 15 गुने से नीचे रहने वाले तो किसी भी एग्जाम की आशा ही क्यों करेंगे। लेकिन अब सबको पास करवा दिया, अब सब आशा करेंगे कि यार पास हो गए, क्या पता इसमें हो जाए, सब खरीदेंगे कोर्स। तो ये कस्टमर खेलने का लपड़ा तुम लोगों को इतना भारी पड़ा है कि तुम लोग अब ये जो 70,000 टाइम खराब करते थे किसी भर्ती के लिए, 75,000, उस भर्ती के लिए 6 लाख लोग टाइम अपना खराब करेंगे, अपना पैसा बर्बाद करेंगे, और पैसा इन कोचिंग वालों को देंगे, फिर यही पैसा कोचिंग वाले इन आंदोलनों में फंड देंगे, और फंड देके आप ही की परेशानियां बढ़ाएंगे, और फिर होगा नॉर्मलाइजेशन, जो आप पशु परिचर में देख ही रहे हो। अब पशु परिचर में बोर्ड इसलिए नहीं मान रहा है कि एक प्री करवा दें, एक मेंस करवा दें, इसके लिए नहीं मान रहा है। और पशु परिचर में भी आपने देखा एक बहुत बड़ा खेल किया इन्होंने काफी गुना तक पास का शायद
2-3 लाख की रैंक निकाली है, उसके पीछे निकालने क्या मकसद था? अगर कुछ 2 गुना, 1 गुना, 3 गुना के आसपास अगर बच्चों की मेरिट लिस्ट निकाल दी जाती, उनको डीवी के लिए बुला लिया जाता, तो बाकी बच्चे हताश हो जाते। हो सकता है कई स्टूडेंट तैयारी भी छोड़ दें कि नहीं भाई, तो फिर बात आके रुकती इन कोचिंग वालों के पास, कस्टमर लॉस। तो बोर्ड ने क्या किया, 3 लाख की लिस्ट निकाली। जो 99,000 पे है ना, वो भी 4th ग्रेड में आशा रखे, जो 1.5 लाख पे है, जो 2 लाख पे, वो भी 4th ग्रेड में आशा रखे। हर पास होने वाले स्टूडेंट ये आशा रखे कि यार इसमें ही पास हो गए तो 4th ग्रेड तो निकाल ही लेंगे। इसके चक्कर में फिर ये सेल। अब आपको समझ में आ रहा है कि बोर्ड ऐसी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। बोर्ड ने सीटी का, यही कहूंगा, सत्यानाश क्यों किया है। बोर्ड ने 3-3 लाख की लिस्ट क्यों निकाली है। ये चाल चलन, ये युवा नेताओं के पास तो स्पेशली फंड आ ही रहा है, और ये सरकार को इसकी भी जांच करनी चाहिए कि कुछ चंद फंड उधर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि हर काम उनकी आशा अनुसार हो रहा है। कोचिंग वाले जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या माजरा है, इसकी ये एक जांच का विषय है, लेकिन इस पे जांच होगी नहीं, क्योंकि जो चीजें ऐसी है कि कई बार आपने नहीं देखा कि किसी कंपनी पे ईडी की रेड पड़ती है, और उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो खुलते हैं पर्चे, तो उस कंपनी का टॉप में नाम आता है चंदा देने में। यही सिलसिला सब जगह चल रहा है। चंदा देने में कई कंपनियों का टॉप में नाम आ जाता है, तब तक रेड उसको क्लीन चिट मिल जाती है। ये इधर हो रहा है। आप अगर सरकार पे आशा कर रहे हो ना, इस सरकार पे, प्रति सरकार पे किसी चीज की आशा कर रहे हो, और इस सिस्टम को थोड़ा समझो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब वैसे शक तो सबको पहले ही था। अब मैं पहले आके बोल जाऊं कि आरएस का जो धरना है चल रहा है वो फंडेड है, आप विश्वास नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आप मेरे को उल्टा गाली देते, तेरे को कौन पता, तूने दिए होंगे पैसे, ये चीजें बोलते। लेकिन अब आपने खुद देख लिया ना कि तू खा गया, यूं खा गया, अब समझ में आ गया, दिल को तसल्ली मिल गई। यही चीज है, यही सच्चाई है जो तुमने उस वीडियो में देखी, वही सच्चाई है कि उनको कहीं कंपनी से, कहीं किसी कोचिंग से पैसे आए हैं, उस पैसे से वो सारी चीजें अरेंज कर रहे हैं। ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एनी टाइम ये चीजें कैसे चल पा रही है, हर तरीके से, हर छोटी मोटी चीज के लिए धरना प्रदर्शन। ये भाई फ्री में तो नहीं होती ना चीजें, खर्चा पड़ता है, तो ये खर्चा कहाँ से आ रहा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा, मैं कह रहा हूँ, गंदा खेल है ना आज, सबसे गंदा खेल वो है कोचिंग इंडस्ट्री। मेडिकल भी उसमें शामिल है। ये ठीक है, कोचिंग वाले कम से कम कोर्स के पैसे मांग रहे हैं, मेडिकल वाले थीसिस साइन करने के भी पैसे मांग रहे हैं। मार दिया बेचारा आदमी को। राजस्थान में ऐसे ही धरने ही चलेंगे जब तक आप धार्मिक वादों के आधार पर, और मेरे पूर्वज भी वही वोट देते थे, उस पार्टी को देते थे, हम सपोर्ट करते थे, ऐसे करोगे तब तो यही चलेगा। और एक बहुत खतरनाक चीज ये होती है, जातिवाद का पीक पॉइंट कोई है ना, तो वो राजस्थान है। राजस्थान के लोग अभी वो जो थीसिस वाला है, पहले जो एसआई वाला हुआ है, लोग गलत सही, जैसे मान लो मेरा समाज का कोई आदमी है, उसने गलत किया है, बहुत गलत किया है, निंदनीय काम किया है, पूरी मानवता को शर्मसार करने का काम किया है, मतलब किसी आदमी को अभी थीसिस वाले में टॉर्चर किया है, किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद उस समाज के लोग उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को गालियां दी जा रही है। ये कहां तक सही है? नहीं, ये आदमी तुम्हारे जाति का है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपनी जाति के अच्छे लोगों को सपोर्ट करो। कौन से लोगों को सपोर्ट करो तुम लोग? एक बार सोचो कि जो मरने वाला अगर तुम्हारा भाई होता तो क्या तुम्हारे शब्द फिर भी यही होते हैं? क्या जो मरने वाला आदमी तुम्हारी जाति का होता है, या जो नेता धरने पे बैठा है वो तुम्हारी जाति का, तो भी क्या तुम्हारे शब्द यही शब्द होते हैं? क्या वो आदमी अगर तुम्हारे परिवार का होता तो भी तुम्हारे शब्द यही होते हैं? और ऐसा ही वाले मामले में भी हमारे समाज के कोहिनूर को ऐसा कह दिया, क्या कोहिनूर, गलत को गलत कहना सीखो ना, इतना दम नहीं है क्या?
ये वही तो बात बात यही हुई ना कि मतलब तुम पूरे समाज में कह रहे हो ये काम गलत है गलत है, तो जब तुम्हारे परिवार में से कोई कर दे पापा भाई, तो फिर तुम ऐसे सही होगा कि इन्होंने किया तो फिर सही होगा, क्या बात होती है। ये चल रहा है कोहिनूर है। अब कोहिनूर 16 तारीख को एक ट्वीट करके बोला है सिर्फ, वो भी इसलिए नहीं कि वो संवेदनशील है चीजों के प्रति, समाज के प्रति, वो भी इसलिए कि ट्रोल किया जा रहा था, ट्रोलिंग से बचने के लिए ट्वीट किया जा रहा है कोहिनूरों के द्वारा। ये हालत है कोहिनूरों की। बड़ा पेचीदा सिस्टम है। और मैं एक किसी समाज विषय से बात नहीं कर रहा हूँ, सब यही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही भर्ती में पेपर लीक का मामला आता है, सब विरोध करते हैं। जैसे ही किसी विष्णोई का नाम आता है, विष्णोई विरोध करने वाला का विरोध करते हैं। जैसे ही किसी राजपूत का नाम आता है, ये भी वही करने लग जाते हैं। और जाट भी अछूते नहीं है, उनके भी किसी के पीछे अगर चौधरी आता है, क्या करेंगे, एक बार तो सब जैसे ऐसा ही भर्ती का विरोध कर रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं। जैसे ही वैसा ही भर्ती में किसी ने बोल दिया कि फलाना फलाना चौधरी ऐसा ही भर्ती में पकड़ा गया, तो सारे चौधरी विरोध करने वाले का विरोध करेंगे। अरे भाई, सच के सामने तो खड़े, कुछ ना कुछ जमीर तो जिंदा रखो यार, बेच के सो रहे हो। सीधा यही होता है। जैसे मैं मान लो यहाँ जाके कहीं विरोध प्रदर्शन बैठा हूँ, किसी चीज़ के खिलाफ बैठा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठा हूँ, यहाँ कहीं बैठ के जाके धरना दे रहा हूँ, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर मेरे को पता चले कि परिवार में से कोई कर रहा है, या मतलब कोई रिश्तेदार कर रहा है भ्रष्टाचार, तो फिर मैं या तो साइड हो जाऊँ, या फिर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं उनको करो, नोटंकी कर रहे हैं। यही चल रहा है। बाकी बहुत गहरा सिस्टम है, बहुत काले काले काम है। इधर शिक्षा मंत्री को इंग्लिश नहीं आती, मुख्यमंत्री पर्चियों से बने हुए हैं, सर और धरना चल रहा है, फिर भी हम आशा कर रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। इस जन्म में तो मुश्किल है भाई, अगले जन्म में देख के आएंगे।